Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about environment. So we will discuss about the environment in the level of इकोलॉजी. हमने लेवल ऑफ इकोलॉजी में के बारे में पढ़ा था. तो हमने देखा था कि सबसे पहला लेवल ऑफ इकोलॉजी में कौन आता है? ऑर्गेनिज्म. सबसे पहला जो आता है यहाँ वो कौन है? ऑर्गेनिज्म. सेकंड नंबर पे कौन आता है? पॉपुलेशन. थर्ड कम्युनिटी. फिर होता है इकोसिस्टम. फिर फिफ्थ नंबर पे कौन आता है? बायोम. फिर सिक्स्थ नंबर पे हमने देखा था बायोस्फीयर के बारे में. तो हमने उस दिन जब डिस्कशन किया था लेवल ऑफ इकोलॉजी के बारे में, तो एक स्टेप रह गया था इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के बारे में हमने ये तो समझा था कि इट इज़ अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द एनवायरनमेंट और लिविंग और नॉन लिविंग और एलिमेंट्स. तो ये तो हमको पता है, लेकिन स्ट्रक्चरल का मीन्स होता है इकोसिस्टम में. स्ट्रक्चरल मतलब होता है लिविंग या नॉन लिविंग फैक्टर. तो हम जानते हैं कि लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, तो ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन फंक्शनल यूनिट, क्योंकि हमने पूरी डेफिनेशन पढ़ी थी इकोसिस्टम की, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट मतलब लिविंग प्लस नॉन लिविंग. तो स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब होता है लिविंग प्लस नॉन लिविंग. इनसे जो रिलेटेड बातें हैं वो स्ट्रक्चरल यूनिट में आती हैं. लेकिन फंक्शनल यूनिट जो कि हम पहली बार यूपीएससी में पढ़ रहे हैं, वो हमारे कोर्स से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमको पढ़ना है फंक्शनल यूनिट के बारे में इकोसिस्टम में. तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन हमने उस दिन पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था डिफरेंट लेवल्स के बारे में हमने समझा था. फिर इकोसिस्टम हमारे लिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम उसके अलग से उसके बारे में पढ़ रहे हैं. तो फंक्शनल यूनिट के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो उसमें टोटल 4 पॉइंट्स हैं. पहला प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, सेकंड एनर्जी फ्लो, फिर डिकम्पोजिशन, फिर न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है. तो ये 4 सब टॉपिक्स हैं फंक्शनल यूनिट के अंदर इकोसिस्टम की. तो अब क्या होती है वो हम समझते हैं. तो इसमें हम देखते हैं अबाउट द बायोमास प्रोडक्शन. तो बायोमास प्रोडक्शन क्या होता है? अगर हम देखें तो जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट अपनी जो है एनर्जी खुद अपने लिए फूड बनाते हैं. तो जो प्लांट होते हैं वो 90% क्या करते हैं, उसको खुद यूज़ कर लेते हैं. 10% उनके अंदर एनर्जी होती है जो स्टोर्ड एनर्जी होती है. जैसे कि हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है काइनेटिक एनर्जी के बारे में और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. तो वैसे ही इसमें होता है कि जो एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी है प्लांट्स के अंदर, 10% स्टोर्ड एनर्जी बचती है. अगर जैसे 100% वो प्रोड्यूस करते हैं किससे? फोटोसिंथेसिस के जरिए. तो क्या होता है, अपना फूड बनाते हैं, 90% यूज़ कर लेते हैं, 10% बचती है उनकी एनर्जी. जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वही एनर्जी जो होती है उसको हम कहते हैं बायोमास. तो 100% एनर्जी उन्होंने क्या करी, बनाई, फूड बनाया सबसे पहले. फिर क्या की, उसमें से 90% यूज़ कर ली. तो जो 10% स्टोर्ड एनर्जी उनके अंदर बची उसी को हम बायोमास कहते हैं. तो ये जो प्रोडक्शन सब टॉपिक है इसमें, हाँ फंक्शनल यूनिट में ये किसके लिए है कि बायोमास का प्रोडक्शन कैसे होता है. तो बायोमास क्या होता है कि 10% जो स्टोर्ड एनर्जी थी यही बायोमास है. अब इसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? तो प्लांट में जो 10% एनर्जी है, प्लांट में अगर हम समझे जो 10% एनर्जी है उसी को हम कहेंगे क्या, ये प्रोडक्शन टॉपिक में आएगा बायोमास के. और सेकंड, अब इसी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं. बायोमास है क्या, ये हमने समझा प्रोडक्शन में कि बायोमास क्या होता है. तो 10% स्टोर्ड एनर्जी को हम बायोमास कहते हैं. और अब हम समझेंगे कि इसी से रिलेटेड है, क्योंकि है फंक्शनल यूनिट में, इसी से रिलेटेड है एनर्जी फ्लो. अब क्या होगा कि जो 10% स्टोर्ड एनर्जी थी प्लांट की, जो कि वो यूज़ नहीं कर पाए, अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे किसी एक फूड चेन को ले लें, जैसे कि हम लेते हैं प्लांट, डियर और लॉयन. तो इन तीनों को अगर हम ले तो क्या होगा, प्लांट को कौन खा रहा है, हिरन खा रहा है, डियर खा रहा है. तो क्या होगा, उसकी जो 10%, क्योंकि 90% उसने एनर्जी यूज़ कर ली थी, तो अगर उसको खाएगा प्लांट को, हाँ, तो क्या होगा, उसके अंदर जो 10% एनर्जी थी वो आ जाएगी, जो स्टोर्ड एनर्जी थी, क्योंकि वो उसके पास एक्स्ट्रा है, 90% प्लांट यूज़ कर चुका है. तो क्या होगा, अब 10% जो उसने यूज़ कर ली वो उसके पास आ गई, हिरन के पास. लेकिन अब थर्ड नंबर पे कौन क्या होगा कि हिरन को लॉयन खाएगा.
तो क्या होगा, जो उसके अंदर, अब हिरन ने भी तो कुछ एनर्जी यूज़ करी, तो लगभग 10% को यूज़ कर लिया, उसमें से उसका 10% बचा, यानी कि 0.1% एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड थी हिरन के अंदर। अब वो लॉयन खाएगा, तो लगभग जब वो 10 हिरन खाएगा तब उसके अंदर 10% की एनर्जी आएगी, और जो डियर था उसके अंदर इतनी एनर्जी थी कि प्लांट से उसने डायरेक्टली 10% एनर्जी पा ली थी। और जब वो 10 हिरन खाएगा लॉयन, एक दिन में पचा ही नहीं पाएगा, हाँ, तो भी उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं आएगी। तो क्या हुआ, ये पूरी एनर्जी की चेन बन गई, इसी को हम कहते हैं एनर्जी फ्लो। तो ये सेकंड टॉपिक है, एनर्जी फ्लो क्या होता है, कि प्लांट ने डियर को खाया, डियर ने प्लांट को खाया, फिर डियर यानी हिरन जो था उसको लॉयन ने खाया। एक पूरी तरह से फ्लो मेंटेन है एनर्जी का, मतलब जो प्लांट के अंदर 10% एनर्जी थी वो डियर ने खा ली, जो उसका भी 10% एनर्जी डियर के अंदर थी वो लॉयन ने खा ली। और अब यहाँ पे फिर इसी से रिलेटेड एक और सब टॉपिक है, डिकम्पोजिशन। अब लॉयन को कौन खाएगा, अब शेर को तो कोई खा नहीं पाएगा, तो क्या होगा, अब लेकिन खाएगा, डिकम्पोजिशन उसका होगा जब शेर मरेगा, तो क्या होगा, हाँ, अब यहाँ पे जो है रूल एक फॉलो होता है, वो हम न्यूट्रिएंट साइकिल में देखेंगे, इसी का सब टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है। तो डिकम्पोजिशन होगा लॉयन का, जब वो मर जाएगा तो क्या होगा, जो उसके अंदर बैक्टीरिया लगने लगेंगे, जब बैक्टीरिया और फंजाई मिलके उसको खाएंगे तो क्या होगा, शेर का जो शरीर है वो सड़ने लगेगा, फिर क्या होगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। और जो इसमें रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजिशन में बैक्टीरिया और फंजाई, उसको हम क्या कहते हैं, कि ये डिकम्पोज़र हैं। तो क्या होगा, इस तरीके से डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा और जो शेर की बॉडी है वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो अब क्या हो रहा है कि जहाँ से हमने छोड़ा था एनर्जी फ्लो से, कि लॉयन जो है वहाँ तक कि हिरन को खा लेगा, फिर क्या होगा, अब लॉयन का डिकम्पोजिशन होगा, फिर से एक पूरी चेन बन जाएगी। अब क्या होगा, अब उसकी वजह से जो मिट्टी होगी वो फर्टाइल होगी उसकी बॉडी की वजह से, क्यों, जो लॉयन के शरीर के अंदर मिनरल्स थे वो मिट्टी में चले गए, अब फर्टाइल होगी, फिर उसी फर्टाइल मिट्टी में फिर कोई बीज डालेगा, हाँ, तो क्या होगा, नए पेड़ उगेंगे, फिर उन छोटे छोटे पौधों को फिर हिरन खाएगा, फिर लॉयन खाएगा उसको। तो एक तरीके से पूरी की पूरी चेन मेंटेन हो गई, पूरी की पूरी साइकिल हो गई। अब फोर्थ सब टॉपिक जो है वो क्या है, हमारा आता है लास्ट फंक्शनल यूनिट में इकोसिस्टम की, वो क्या है, एक तरीके से पूरी एक चेन इसमें बनी हुई है, हाँ, तो वो क्या है, अब साइकिल बन गई एक तरीके से, प्लांट फिर डियर फिर लॉयन फिर प्लांट, ऐसे पूरी साइकिल बन रही है। तो इसी साइकिल को हम न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। मीन्स एन इकोसिस्टम न्यूट्रिएंट आर कंज्यूम्ड एंड रिसाइकल्ड बैक इन द वेरियस फॉर्म्स। मतलब क्या हो रहा है कि इकोसिस्टम से कोई ना कोई न्यूट्रिएंट लिया जा रहा है और फिर उसको रिसाइकल करके दोबारा इकोसिस्टम को वापस किया जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ये 4 टॉपिक सब टॉपिक्स थे फंक्शनल यूनिट की इकोसिस्टम के। और एक हमको रूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द वो जो इकोसिस्टम है उसके लिए, कि एक ऐसा रूल है कि जो हम नॉर्मली हर जगह सुनते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पूछा जाता है। तो क्या है रूल, कि वॉट एवर नेचर गिव्स इट टेक्स अस फ्रॉम बैक, मतलब क्या करती है, जो हमको देती है नेचर वो वापस दे लेती है। तो ये रूल है, हमको याद रखना है कि ये क्या होता है, ज़्यादातर हर बार प्रीलिम्स में ये पूछा जाता है। तो ये इकोसिस्टम का रूल है कि नेचर जो हमको देगी वो हमसे वापस ले लेगी। थैंक यू।